हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो, हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो, कुछ पल सुकून के स्वीकार ना करो। हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो, कुछ पल सुकून के स्वीकार ना करो। जब तक नशा है जुनून है कुछ कर गुजरो, जब तक नशा है जुनून है कुछ कर गुजरो। बेवजह इस कीमती वक्त को बेकार ना करो, बेवजह इस कीमती वक्त को बेकार ना करो। नमस्कार साथियों, टारगेट विद रचित संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को अनवरत रूप से अच्छे मनोयोग के साथ सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोग सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा को लेकर आप सभी के समक्ष एक नई श्रृंखला जो हम लोगों ने प्रारंभ की है, जिसका नाम है शिक्षक श्रृंखला। और शिक्षक श्रृंखला के अध्याय 2 के अंतर्गत हिंदी के पार्ट 3 में हम लोग बात कर रहे हैं। आज जो हम लोग हिंदी के पार्ट 3 में बात करेंगे साथियों, तो उससे पहले शुरू करने से पहले आप सभी लोग उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग अपने अच्छे मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। आप सभी लोग जान रहे होंगे कि भर्तियों के इस दौर में बहुत सारी समस्याएं हमारे समक्ष आ रही हैं और कई सारी परीक्षाएं, जैसे आपने देखा यूजीसी नेट का एग्जाम 18 जून को हुआ था और 18 जून को एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो कोई बात नहीं, हमें अपना कार्य करना है, आयोग अपना कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट अपना कार्य कर रही है, दुनिया अपना कार्य कर रही है। हमें दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देना है कि दुनिया कहती कुछ और है और करती कुछ और है। साथियों, दुनिया हमारे साथ होती है, बशर्ते हमारे संकट में नहीं। साथ कब होती है? जब हमारे पास सुखी के पल होते हैं, तब दुनिया साथ होती है। तो दुनिया की बातों पर ध्यान दें, लोग क्या कहेंगे या हमसे नहीं होगा। आपको बता दें, आपके अंदर वो अथाह शक्ति है, आपके अंदर वो अथाह ऊर्जा भरी हुई है कि दुनिया के ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपसे साथियों हो नहीं सकता है। दुनिया के समस्त कार्यों को आप साथियों कर सकते हैं। संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपके द्वारा संचालित ना हो पाए। इसलिए लोगों की बातों पर विश्वास मत करिए। हमने बताया लोग तब तक आपका साथ नहीं छोड़ते हैं जब तक आप अपनी अंतिम सैया पर नहीं चले जाते हैं। आपने सुना होगा कि जाने के बाद बुलाती है दुनिया, जाने के बाद बुलाती है दुनिया, रोने के बाद हंसाती है दुनिया। जाने के बाद बुलाती है दुनिया, रोने के बाद हंसाती है दुनिया। न जाने कौन सी कसर रह जाती है बाकी, न जाने कौन सी कसर रह जाती है बाकी, कि मरने के बाद जलाती है दुनिया, कि मरने के बाद जलाती है दुनिया। तो साथियों, दुनिया पर हमें विश्वास नहीं करना है। आपने दुनिया के हालातों को पढ़ा होगा, दुनिया के दर्द को समझा होगा। दुनिया का दर्द तब तक रहता है जब तक आप सुखी रहते हैं, अर्थात हमें दुनिया के दर्द से मतलब नहीं है। साथियों, हमारा भारत तभी देश एक कह सकते हैं एक अच्छा देश बन सकता है, विकासशील देश बनता है, जब हम लोगों को सुधारने के बजाय, लोगों से किसी चीज की अपेक्षा के बजाय हम स्वयं से सारी अपेक्षाएं रखेंगे, स्वयं से ही सारी चीजों को क्रियान्वित कर पाएंगे। तो इसलिए साथियों, लोगों की बातों पर कोई विश्वास नहीं करना है और अपने कार्य को पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरे जुनून के साथ में करते रहना है। क्योंकि हमने बताया था साथियों, आज वक्त खराब है तो जनाब क्या हुआ, आज वक्त खराब है जनाब तो क्या हुआ, कल को उसकी औकात दिखाऊंगा। तो हमें कल को उसकी औकात दिखाने के लिए, मंजिल को उसकी औकात दिखाने के लिए हम लोग क्या होंगे, लगातार प्रतिबद्ध रहेंगे और किसी भी श्रृंखला को इतनी शिद्दत के साथ करेंगे कि हमारी श्रृंखला से अगर कोई प्रश्न आए तो छूटने ना पाए। और सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा में जितने भी प्रश्न बने वो हमारी इन सभी श्रृंखलाओं से आपको मिलने चाहिए। हमने आपको बताया हुआ था कि 2 प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला रहती है, जिसमें शिक्षण के प्रश्न रहते हैं और अशिक्षण के प्रश्न के साथ साथ फैक्चुअल प्रश्न रहते हैं। तो हम लोगों ने फैक्चुअल प्रश्न के डाटा को भी हमने यहाँ पर समाहित किया हुआ है और इसके साथ साथ पेडागोजी के प्रश्नों को भी समाहित किया हुआ है। तो चलिएगा, बिना किसी देर के हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है, हम उस पैसेज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और बाद में एक एक सिद्धांत की प्रिंसिपल को हम लोग पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ पढ़ेंगे ताकि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। देखिएगा, आइएगा, पैसेज आपके सामने है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पैसेज क्या दिया हुआ है सभी साथियों आपके सामने होगा। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लो लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो साथियों, आपने इसको पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं।
तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, हालांकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि यह पंक्तियां किस राइटर के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक मन है कि हम आप सभी को अवगत करा दें कि यह पंक्तियां किसकी हैं और उन पंक्तियों के बारे में, सभी चीजों के बारे में आप जान लीजिए। यहां पर देखिएगा यह जो पंक्तियां साथियों रहने वाली हैं, यह पंक्तियां किस लेखक की हैं, तो आप देखिएगा यह पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी हैं साथियों? यह जो समस्त पंक्तियां हैं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने जब देखा, आपने कारगिल के युद्ध में भी देखा होगा, कई सारी स्थितियों को देखा होगा, तो आपने देखा कि हमारे बहुत वीर अमर शहीद क्या हो गए, हमारे देश को आजाद करवाने में उन्होंने अपनी बलिदान दे दिया। बहुत से ऐसे अमर शहीद रहे जिनको जो अमर मतलब शहीद तो हो गए, लेकिन उनकी कहानियां हमारा इतिहास नहीं दिखाता है, हमारे इतिहास में उनका वर्णन नहीं है साथियों। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज रामधारी सिंह दिनकर को इस चीज की अनुभूति हुई और इस अनुभूति के चक्कर से उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से कहा कि उन समस्त शहीदों की आज हम जय बोलेंगे। उन कलम से आदेश दिया, कलम को आदेश किया कि उस हमें आज कलम जो हमारे देश के लिए अमर शहीद हो गए हैं, आज आपको उनकी जय बोलना है। तो उसी पर कुछ पंक्तियां अमर शहीदों पर लिखी गई हैं। देखिएगा क्या लिखा है। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लो लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहनी धरती रही अभी तक डोल। देखिए सारे, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, जिन्होंने दीपक की भांति अपने आप को जलाकर, दीपक की भांति अपने आप को जलाया और जलाने से उनकी ऐसी लपटें उड़ी कि सारी दिशाओं में वह लपटें फैल रही हैं। और जिनके सिंहनाद से सहनी, उन्होंने ऐसा सिंहनाद किया, उन्होंने अपने द्वारा उस क्रांति की आग को इतना ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया, इतना ज्यादा फैलाया कि उसके चक्कर से धरती रही अभी तक डोल। आज तक धरती हिल रही है, कांप रही है, कलम आज उनकी जय बोल। तो और रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ये कलम आज उन अमर शहीदों जिसकी वजह से यह क्रांति की भावना हमारे यहाँ प्रज्वलित हुई है, इन क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपने को सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपने का सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों किसी को नहीं देखा। हे कलम, आज उनकी आप क्या करिए, जय बोलिए। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। अंधा चकाचौंध का मारा, यहाँ पर अंधा चकाचौंध का मारा क्या मतलब है, तो देखिएगा यहाँ पर साथियों कहा गया है कि वह समस्त लोग, अंधा चकाचौंध का मारा, बहुत से चकाचौंध मतलब ऐसे इतनी ज्यादा क्रांति हुई, इतनी बड़ी विशाल क्रांति हुई। इस विशाल क्रांति के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए जिनका इतिहास भी, ऐसे लोगों का इतिहास भी वर्णन नहीं करता है। मतलब इस क्रांतिकारी युद्ध में, इस देशभक्ति की आग में, इस देश को आजाद कराने के लिए ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, हमारे क्रांतिकारी सैनिक बेचारे मारे गए जिनका इतिहास भी वर्णन नहीं करता। क्या जाने इतिहास बेचारे, इतिहास में भी वर्णन नहीं है। साक्षी हैं उनकी महिमा के, लेकिन आप बिल्कुल ऐसी मत देखिए, क्या कह रहे हैं, साक्षी हैं उनकी महिमा के। उनकी महिमा का वर्णन के लिए साक्षी कौन कौन है? सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। सूर्य है, चंद्रमा है, भूगोल है, खगोल है, अर्थात यह सब उनकी महिमा के साक्षी हैं। तो हे कलम, आज ऐसे उन अमर शहीदों की वीरगति, जो वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी क्या करिए, उनकी जय बोल। तो यह रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां थी जिनके हमने भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आइएगा हम उन प्रश्नों के उत्तर को भी समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में उनकी सर्वनाम किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? सबसे पहले तो साथियों सर्वनाम जान लेते हैं क्या होता है। तो हमने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नाउन, अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संज्ञा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नाउन दैट कॉल्ड अ प्रोनाउन, अर्थात जो क्या होता है, जो संज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है, संज्ञा के बदले प्रतिनिधि के रूप में आता है। या आपने सिंपल सी भाषा में पढ़ा होगा साथियों, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जहां संज्ञा नहीं पहुंचती है, संज्ञा की आवृत्ति लगातार ना हो, बार बार पुनरावृत्ति ना हो, वहां पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, वहां पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। या ऐसे भी भाषा में कह सकते हैं, जो संज्ञा की आवृत्ति को कम करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है,
संज्ञा की आवृत्ति को कम करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है साथियों, उन्हीं शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं शब्दों को ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो आइएगा, यहां पर लिखा हुआ है कविता में उनकी सर्वनाम किनके लिए प्रयुक्त हुआ है, उनकी। तो बात किनकी हो रही है साथियों, बात हो रही है वीरों की। बात किसकी हो रही है, वीरों की हो रही है। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लो लपट बेमाएं, जिन्होंने क्या किया, दीपक की भांति जलकर अपने लहू को जलाया और उनसे उत्पन्न विशाल क्रांति की आग सभी दिशाओं में फैल रही है। तो ऐसी स्थिति में साथियों क्या होगा, या उनकी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वीरों के लिए हुआ है। ऑप्शन देखिएगा, वीरों है तो सिंहों है तो लेखकों है तो और दिशाओं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर। आपको सारी चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे से, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम एक एक पॉइंट को आपके समक्ष प्रस्तुत करें, एक एक पॉइंट को क्लियर करवाएं। बस आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। वादा करते हैं साथियों कि आज की क्लास इतना अमेजिंग, इतना जबरदस्त होने वाली है कि आप क्लास को पूरा देखे बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे। मेरा पूरा वादा है आपसे। आइएगा, अगला प्रश्न है, कविता में कौन सा भाव मुखरित हुआ है। भाव की बात करें साथियों, जो कविता का भाव होता है, कविता का भाव आपने अभी हमें देखा होगा कि जब हम इसके अर्थ को बता रहे थे तो एकदम हमारे अंदर जोश जुनून सारी चीजें हमारे अंदर जागृत हो गई। तो हमेशा देखिएगा, भाव होता है उस पंक्ति का निचोड़, पंक्तियां क्या कह रही हैं, पंक्तियां क्या बोल रही हैं, उनके माध्यम से ही हम लोग इसके भाव को मुखरित करते हैं। कौन सा भाव मुखरित हुआ है, विद्रोह का हुआ है, वीरता का हुआ है, करुणा का हुआ है या दया का हुआ है। कविता में कौन सा भाव मुखरित हुआ है, विद्रोह कर रही हैं पंक्तियां, तो भैया विद्रोह नहीं, यहाँ पर वीरता का वर्णन हो रहा है। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी, मतलब जिनकी क्रांति ऐसी भड़की कि उनकी क्रांति से क्या हुआ, आज तक भी धरती हिल रही है। तो साथियों यहाँ पर जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आइएगा, हम तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं, इतिहास शब्द में लगने वाला प्रत्यय क्या है। तो इतिहास शब्द में लगने वाला प्रत्यय क्या है साथियों, इस प्रत्यय को समझ लेते हैं। तो हमने आपको बताया हुआ था, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ का वर्णन करते हैं, उसी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, उसी को साथियों हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और हमने बताया हुआ था हिंदी भाषा में साथियों जो प्रत्यय होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने कृदंत प्रत्यय और तद्धितांत प्रत्यय बताया हुआ था। कृदंत प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया के साथ लगते हैं, उनको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और जो संज्ञा के साथ लगते हैं साथियों, ऐसे प्रत्यय को ही हम लोग साथियों क्या कहते हैं, ऐसे प्रत्यय को हम लोग तद्धितांत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो यहां पर साथियों देखिएगा, बात करें इतिहास, इतिहास शब्द में अब कौन सा प्रत्यय लग सकता है। आप सभी लोग साथियों देखिएगा, अगर हम इस इतिहास में ई प्रत्यय लगा दें, भैया इतिहासी कौन सा शब्द होता है, कोई ऐसा शब्द है जो साथियों इतिहासी होता है। तो ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो इतिहासी होता है, तो इसलिए ई प्रत्यय नहीं लगेगा साथियों। अगला हम आ प्रत्यय लगा दे तो आप देखेंगे इतिहासा, इतिहासा भी कोई शब्द नहीं होता है। तो साथियों सभी चीजों को समझने का पूरा प्रयास करेगा, हम पूरे जोश और जुनून के साथ आपको समझाने के लिए चल रहे हैं। अगर इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगा दें तो एक शब्द बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक। क्या बनता है, ऐतिहासिक बनता है। और ऐतिहासिक शब्द होता है, अर्थात इतिहास शब्द में जो प्रत्यय साथियों लगेगा वो कौन सा लगने वाला है, इतिहास शब्द में जो प्रत्यय लगेगा वो कौन सा लगने वाला है, एक प्रत्यय लगने वाला है। और इसी प्रश्न के माध्यम से हम इसको कर लेंगे, अर्थात इस प्रश्न का आंसर सी फॉर चाइना इज द राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, लेखक ने बेचारा किसे कहा है, लेखक ने बेचारा किसे कहा है। तो भैया देखिएगा, यहाँ पर अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, ऐसे जो अमर शहीद हो गए जिनका वर्णन इतिहास भी नहीं करता है, उनके बारे में बात की गई। तो इतिहास पढ़ने वालों को, इतिहास की चकाचौंध में रहने वालों को, वीरों की वीरता को, वीरगति को ना जानने वालों को, जो वीरगति को नहीं जानते हैं, किसका वर्णन किया गया है, लेखक ने बेचारा किसे कहा, ये बताइएगा साथियों। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा और देखिएगा इसमें इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है क्या है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इतिहास में लेखक ने बेचारा किसे कहा है, तो लेखक ने बेचारा किसे कहा यह आप सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही आसान है। आप सभी लोग देखिएगा और बताइएगा कि लेखक ने बेचारा किसे कहा है। बेचारा शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो किसके लिए किया गया, आप सभी लोग बताइएगा। तब तक हम पानी पी लेते हैं साथियों।
आएगा। सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो प्रश्न था लेखक ने बेचारा किसे कहा, इतिहास पढ़ने वालों को बेचारा कहा। तो यहाँ देखिए अंधा चकाचौंध का मारा ऐसा एक चकाचौंध है जिसमें बहुत से लोग मारे गए। क्या जाने इतिहास बेचारा, इसके बारे में इतिहास वर्णन नहीं करता, इतिहास पढ़ने वालों को नहीं हो सकता। इसके अलावा वीरों की वीरता को, वीरगति ना जानने वालों को और इतिहास की चकाचौंध में रहने वालों को। जो इतिहास की चकाचौंध में है वो लोग रह रहे हैं और उनके बारे में नहीं जानता, वीरों की वीरता को नहीं जानते। वीरों की वीरता, लेखक ने बेचारा किसे कहा, तो वीरों की वीरता को। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, वीरों की वीरता को। वीरों की वीरता अर्थात लेखक ने बेचारा किसे, जो वीरों की वीरता थी उसको कहा गया, वीरगति को ना जानने वालों को, अर्थात जो वीरगति को नहीं जानते नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साथियों सी फॉर चाइना इज द राइट आंसर। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह पैसेज जो होगा कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइएगा हम आज के सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइएगा सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। साथियों देखिएगा सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए आइएगा हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगला प्रश्न है साथियों, लिखा हुआ एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेता है। प्रभावपूर्ण बोल लेता है संभवतः यह अब यह बताना है किस स्टेज पर है, मतलब क्या इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या रहने वाला है। मतलब यह भाषा का ही शिक्षार्थी है, भाषा शिक्षार्थी है, मतलब सभी भाषाओं का इसे ज्ञान रहता है, चलेगा, भाषा शिक्षार्थी है। दूसरा ऑप्शन दिया है एकल भाषी है। और तीसरा ऑप्शन है साथियों बहुभाषी है। और लास्ट वन ऑप्शन है साथियों द्विभाषिक है। कैसा है, द्विभाषिक है। तो चलेगा हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें साथियों, एक जापानी विद्यार्थी अंग्रेजी, फ्रेंच और जापानी भाषा प्रभावपूर्ण बोल लेता है, संभवतः यह भाषा का शिक्षार्थी है, मतलब केवल और केवल भाषा का अध्ययन करने वाला है। एकल भाषी है, एक भाषा को जानता है। बहुभाषी है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता है। द्विभाषिक अर्थात दो भाषाओं का ज्ञान रखता है। तो साथियों चलेगा, आइए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग अगर बात करें, कोई भी जो बच्चा होता है सबसे पहले वह अपनी परिवेशी जो भाषा होती है, अपने परिवेश की भाषा क्या है, परिवेश का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थात कह सकते हैं परिवेश का जो वातावरण है साथियों, उसी वातावरण के आधार पर ही व्यक्ति क्या करता है, सारे शिक्षण प्रोसेस को सीखता है। तो अब जैसे मान लो अभी भारत में रहने वाला विद्यार्थी अगर भारत में अगर बात करें तो भाई वहां पर क्या होती है, हम लोगों की भारत की मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो सभी लोग अब क्या हिंदी सीखने के लिए हमें किसी विद्यालय जाना पड़ता है। बच्चा क्या करता है, परिवेश में दो चार लोगों को देखता है, परिवेश में जैसे ही देखता है, हमारे समाज में जो भी लोग जैसे बातें कर रहे हैं और उन्हीं बातों को सुनकर वह उनके लिए सीख जाता है। लेकिन जैसे ही हमें सेकंड लैंग्वेज अर्थात टारगेट लैंग्वेज जो होती है, हमने आपको बताया हुआ था अर्जन के लिए किसी भी चीज की अभी आगे चल के बताएंगे, जब हम नाम चौमास्की को पढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर साथियों सिर्फ इतना देखिएगा, जो बच्चा होता है अपने परिवेश की भाषा, अर्थात परिवेश का जैसा एटमॉस्फेयर होगा, जैसा वहां पर बोला जा रहा होगा, उसी के बारे में उसी के आधार पर सीखता है। लेकिन अगर आगे बात करें, अगर वह एक से ज्यादा एक भाषा वो जानता है, लेकिन यहां पर कहा गया है जापानी विद्यार्थी हो। तो अब जापानी विद्यार्थी तो जापान का रहने वाला बच्चा है, बच्चा कहां का रहने वाला है, जापान का रहने वाला है। तो उसकी जो परिवेशी भाषा होगी साथियों क्या होगी, जापानी होगी। इसका अर्थ कह सकते हैं यह इसकी मदर टंग होगी। क्या होगी साथियों, यह इसकी मदर टंग होगी, अर्थात वह जो पहली भाषा होती है, फर्स्ट लैंग्वेज लर्नर होता है, तो वह उसकी मातृभाषा होती है। लेकिन इसके अलावा वह अंग्रेजी को भी बोल लेता है, फ्रेंच को भी बोल लेता है। इसका मतलब ये हुआ उसे दो भाषा ने तीन भाषाओं का ज्ञान हुआ है। भाषा का शिक्षार्थी तो भाषा का शिक्षार्थी होता तो केवल एक भाषा पढ़ लेता,
एकल भाषी है, एक भाषा भी नहीं, यहां पर तो तीन भाषा द्विभाषी भी नहीं, तो अर्थात इसका आंसर साथियों हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि वह बहुभाषी कक्षा का विद्यार्थी, किस कक्षा का विद्यार्थी है, बहुभाषी विद्यार्थी, क्योंकि उसको एक नहीं बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का भी ज्ञान रखता है, अन्य भाषाओं को भी प्रभावपूर्ण ढंग से बोल लेता है, तो ऐसे भाषा शिक्षार्थी को ही हम लोग साथियों बहुभाषा शिक्षार्थी के नाम से जानते हैं। आइएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इन सब चीजों को पूरी शिद्दत के साथ समझते रहिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आज की क्लास को बिल्कुल और बिल्कुल अमेजिंग तरीके से हम आपको समझा पाए। अगला है लैब वाइगोत्स्की। लैब वाइगोत्स्की बहुत ही अच्छे प्रश्नों को साथियों लिया गया है। अगर आप इसको समझेंगे तो बिल्कुल और बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ सर क्लास बहुत ही अमेजिंग है और इसी क्लास से बहुत कुछ मिलने वाला है। लैब वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने हेतु, अर्थपूर्ण सीखने हेतु, अर्थपूर्ण सीखने हेतु शिक्षिका को बच्चों को शिक्षिका को बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या करना, मतलब बच्चों के प्रति वह शिक्षिका क्या क्या करे जिससे यह स्थिति क्रिएट ना हो। तो सबसे पहला ऑप्शन है पाठ प्रदान करना, पाठ प्रदान करना। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है साथी अनुकूलन सुनिश्चित करना, अनुकूलन सुनिश्चित करना। अनुकूलन सुनिश्चित करना। और तीसरा ऑप्शन है साथियों इनाम देना। अगला लास्ट है सजा देना। चलेगा, आएगा हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले इसको तो हम हटा देंगे, क्योंकि हमने बताया था कि बच्चे को सजा देना ही निगेटिव वर्ड है। हमने आपको बताया हुआ साथियों कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आप एलिमिनेट कर दीजिए, नेगेटिव वर्ड है। सबसे पहले तो बात करते हैं लैब वाइगोत्स्की के बारे में। लैब वाइगोत्स्की पर अगर साथियों बात करें, यहां से देखिएगा, अगर हम लोग लीव वाइगोत्स्की पर चर्चा करें, जो लीव वाइगोत्स्की साहब थे, वाइगोत्स्की साहब ने एक सिद्धांत दिया हुआ था जिसको हम लोग कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, समीपस्थता का सिद्धांत। क्या बोला था साथियों, समीपस्थता का सिद्धांत। समीपस्थता का सिद्धांत या समीपस्थता का सिद्धांत जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात जेडपीडी के बारे में बताया हुआ था। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया गया था। किसका सिद्धांत दिया गया था, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया गया था, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ये सारी चीजों को सीख लेते हैं। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों के बारे में हमको बताया गया है। लीव वाइगोत्स्की साहब के बारे में बात करें तो लीव वाइगोत्स्की साहब ने क्या हुआ था, इन्होंने अपने शब्दावलियों में कुछ चीजों का प्रयोग किया, उन सब चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। इन्होंने बताया हुआ था बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा क्या करता है, समाज में एक दूसरे से मिलता है, कोरिलेट होता है और उसके माध्यम से ही समाज के परिवेश में जाता है। जैसे हमने बोला कि कोई भी जो अच्छा लर्नर होता है, अच्छा लर्नर तभी हुआ जब वह समाज के परिवेश में गया। बच्चा क्या करता है, बहुत से लोगों के समूह में जाता है, समूह में देखते हैं, समूह में जब एक दूसरे के समक्ष बातें हो रही हैं और उन एक समूह एक दूसरे के समक्ष वह बैठता है और बैठने के आधार पर ही धीरे धीरे उन चीजों में रिलेट होता है और उन चीजों को सीख जाता है। इसके अलावा इन्होंने इसको तो ये ऐसा हो गया सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने अपनी शब्दावली में एक शब्द का प्रयोग किया जिसका मतलब था स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग अर्थात इसी को कहते हैं पाड़ बांधना। इसी को क्या कहते हैं साथियों, इसी को पाड़ बांधना कहते हैं, इसी को मचान कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, मचान कहते हैं। अभी आप समझिएगा भाई पाड़ बांधना क्या है। जैसे हमें मान लो हमने कहा एक उदाहरण है, बच्चा यहाँ पर यहाँ देखिएगा अर्थपूर्ण सीखने थी, मतलब भाषा शिक्षिका थी अर्थपूर्ण सीखने, तो अर्थात उसको क्या दिखा रही है, अर्थपूर्ण सिखाने का प्रयास कर रही है। अच्छा एक चीज सोचो कि कोई भी बच्चा जो होता है क्या आपको अर्थपूर्ण ढंग से ऐसे ही सीख जाएगा, ऐसा नहीं सीख सकता। अर्थात उसके लिए कोई ना कोई शिक्षक आएगा और उसको क्या करेगा, सहारा प्रदान करेगा। अर्थात पाड़ बांधने को ही हम लोग सहारा प्रदान करना कहते हैं, सहारा कहते हैं। कैसे, जैसे मान लो हमने एक उदाहरण दिया, बच्चा क्या बना रहा है, बच्चा बना रहा है कुत्ते को, बच्चा बना रहा है कुत्ते को बना रहा है। देखिएगा साथियों, बच्चा कुत्ते को बना रहा है और वह कुत्ते को नहीं बना पा रहा है। अब देखिएगा
कुत्ते को बच्चा नहीं बना पा रहा है। अब जब कुत्ते को नहीं बना पा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप बार बार देख रहा है, बार बार कुत्ते को बिगाड़ रहा है, कुत्ता उससे बनने के लिए तैयार ही नहीं है। कुत्ता जब बनने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसी दशा में क्या हुआ, ऐसी दशा में जो इस ऑर्डर के मध्य यहां से कोई आया, उसको यहां से दे दिया और उसने कहा ऐसे मिला दीजिए, आप देख पा रहे होंगे कुत्ता बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो यह जो बीच में यहां से यहां तक और इसको मिलाने में जो मदद की गई साथियों, इसी मदद को ही साथियों हम लोग कहते हैं क्या, स्कैफोल्डिंग। आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो रहा होगा। तो हमने बताया बच्चे का जो कार्यस्थल होता है, बच्चा जब किसी कार्य को करता है, एक पोजीशन ऐसी आती है जहां पर वह कार्य को भूल जाता है, तो उस कार्य को भूलने के लिए जो दी गई मदद थी साथियों, इसी मदद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मदद को ही साथियों स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्लियर अगर हो रहा है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर अगर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो वीडियो को जितना आप लाइक करोगे उतना ही ज्यादा आपका मेरा वीडियो सजेशन में लगेगा और अधिकाधिक लोगों का लाभ हो सकेगा। तो आपका एक लाइक, आपका एक शेयर बहुत से लोगों की क्या करता है, बहुत से लोगों के रिजल्ट को बदल सकता है, बहुत से लोगों को उनके लक्ष्य में प्राप्ति करवा सकता है। तो आप सभी साथियों वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे, जबरदस्त लगे तो एक जबरदस्त कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारा प्रोत्साहन होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और हमें ऊर्जा मिलेगी तो हम आपके समक्ष ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाकर उपस्थित होते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल कंजूसी मत किया करो, कमेंट लाइक वीडियो को शेयर करने में धमाकेदार पोजीशन के साथ वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भविष्य बनाने के लिए हम बिल्कुल और बिल्कुल तत्पर हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। आइएगा देखिए, तो हमने बताया जो यहाँ मदद दी गई साथियों, जो यहाँ मदद दी गई, इसी मदद को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ मदद दी गई, अगर यह मदद ना दी जाती है तो यह जगह साथियों क्या थी, खाली थी। यह जगह खाली थी साथियों, तो इस खाली जगह को ही साथियों एक नाम दिया जाता है, इन्होंने अपनी शब्दावली में प्रयोग किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जेडपीडी। जेडपीडी अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, समीपस्थता का सिद्धांत। क्या कहते हैं, समीपस्थता का सिद्धांत बोलते हैं। तो आपको जेडपीडी समझ में आ गया। जैसे हमने कहा बच्चा इसको लिख रहा था लेकिन यह स्थिति पूरी नहीं हो रही थी, तो यह जो जगह खाली है साथियों, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को साथियों हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को साथियों जेडपीडी बोलेंगे। तो आशा करते हैं यह जेडपीडी भी क्लियर हो गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। आइएगा हम लोग अपने प्रश्न पर चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या है। तो लेव वाइगोत्स्की साहब ने कुछ और शब्दों का प्रयोग किया, उसको भी जान लेते हैं। इन्होंने बताया एमकेओ पद्धति का प्रयोग किया, मोर नॉलेज टू अदर। बच्चा उसी से सीखना पसंद करेगा जो उससे ज्यादा ज्ञानी होगा। बच्चा कम ज्ञान वाले से सीखना पसंद नहीं करता। अभी जैसे हम आपसे कहें कि आप उसी से अच्छा लर्न करना सीखते हैं, आप उसी से ज्यादा सीखना पसंद करते हैं जिसको आपसे ज्यादा मालूम। आपसे कम मालूम है तो आपसे कैसे सीख पाएंगे, आपसे अगर कम ज्ञान रखता है तो आप उससे सीखने के लिए नहीं जाएंगे। तो बच्चा उसी से सीखना पसंद करता है जो उससे ज्यादा ज्ञान रखता है, अर्थात लीव वाइगोत्स्की साहब कहते हैं ज्यादा ज्ञानी दूसरा, अर्थात बच्चा उसी से सीखना पसंद करता है जो ज्यादा ज्ञानी होता है। आइएगा हम लोग प्रश्न की चर्चा करते हैं। लीव वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने शिक्षकों का बच्चों के साथ क्या तो सजा देनी चाहिए, इनाम देना चाहिए। तो भाई इनाम देने से क्या हो जाएगा, इनाम देने से क्या अर्थ सीख जाएगा, इनाम देने से अर्थ नहीं, जब तक मदद नहीं होगी ना, है ना, जब तक मदद नहीं मिलेगी, बिना मदद के कोई कार्य नहीं होता, अर्थात उसे सहारे की जरूरत है। तो ऐसा अनुकूलन स्थापित करना चाहिए। अनुकूलन सुनिश्चित करने से क्या मतलब होगा, बच्चा जैसा एटमॉस्फेयर चाह रहा है उसको वैसा दे दीजिए, अनुकूलन। तो यहाँ पर अनुकूलन नहीं, अगला लास्ट ऑप्शन क्या, पाठ प्रदान करना, अर्थात राइट ऑप्शन का पाठ प्रदान करना। बच्चा जब भाषा को सीख रहा है, भाषा को सीखते समय उसे अर्थ निकालने में दिक्कत होगी तो उसे पाड़ बांधना, अर्थात उसे क्या होगा, उसे सहारा दे दीजिए। और जब आप उसे सहारा प्रदान करेंगे तो बच्चा उसके अर्थपूर्ण अधिगम को निकाल लेगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यह आपको क्लियर हो गया होगा, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करते रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को, शिक्षण के प्रश्नों को हम लोग आज समेटने वाले हैं। सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से करने वाले, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आएगा अगला प्रश्न दिया है साथियों, देखिएगा, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, कई बार पेपर में पूछा गया है। नंबर एक ऑप्शन है साथियों पियाजे, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, अगला ऑप्शन है नॉम चोमास्की,
नाम चौमास्की, और लास्ट वन ऑप्शन है साथियों, लास्ट वन ऑप्शन है क्या, वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की। चलिए हम लोग बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन होगा, बहुत ही धमाकेदार सेशन होगा, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल ग्रामर। सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल ग्रामर अर्थात जो होती है सार्वभौमिक व्याकरण की बात किसने की। तो सबसे पहले हम लोग अगर चर्चा करें सार्वभौमिक व्याकरण को, तो यहां पर साथियों देखिएगा पियाजे के बारे में बात करें तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। पियाजे ने क्या दिया साथियों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने बताया बच्चे की चार अवस्थाएं होती है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और इसी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने बच्चे की चार अवस्थाएं बताई। वह चार अवस्थाएं इन्होंने बताया था, संवेदी पेशी अवस्था होती है साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसके अलावा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह चार अवस्थाएं बताई थी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी स्टेज बताई थी और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी स्टेज बताई थी। इन्होंने बताया था चौथी स्टेज पर जब बच्चा आ जाता है तो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, कल्पनाशील चीजों को भी सीखने लगता है, अर्थात चीजों को प्रूव करने लगता है। तो वहां पर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास था, इन्होंने अपने सिद्धांत में अपने बच्चों पर प्रयोग किया हुआ था और अपने बच्चों पर प्रयोग करने के माध्यम से ही सारी चीजों को क्या किया, क्लियर किया। आएगा आगे बात करते हैं जो दूसरे स्किनर साहब थे। स्किनर साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था, हमने आपको स्किनर साहब के सिद्धांत को भी पढ़ाया हुआ है। स्किनर साहब ने जो थ्योरी दी थी उसको आरएस थ्योरी कहा गया था। उसको कौन सी थ्योरी कहा गया था साथियों, उसको आरएस थ्योरी कहा गया था। आरएस थ्योरी को अगर हम लोग बात करें, देखिएगा आरएस थ्योरी यानी रिस्पांस एंड स्टिमुलस थ्योरी, इसका मतलब था अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। इन्होंने बताया हुआ था कि कोई भी आप अनुक्रिया करते रहिए, कोई भी आप अनुक्रिया जब सही आप अनुक्रिया करेंगे तो आपको किसकी प्राप्ति होगी, आपको प्राप्ति होगी उद्दीपक की। आपको किसकी प्राप्ति होगी, उद्दीपक की प्राप्ति होगी साथियों। तो यह स्किनर का सिद्धांत था। अगले हैं नाम चौमास्की साहब। नाम चौमास्की साहब ने किसका सिद्धांत दिया था, भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था, भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था, भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था। अब हम लोग बात करते हैं नाम चौमास्की के बारे में। वाइगोत्स्की साहब हम बता चुके हैं, इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। सामाजिक अंतःक्रिया इन्होंने बताया था बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके ही सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात इनका मानना था कि बच्चे का जो ज्ञान होता है, बच्चे का जो ज्ञान होगा, बच्चे के अंदर ज्ञान का जो प्रचार प्रसार होगा साथियों, वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बच्चे के अंदर ज्ञान का जो विकास का परिणाम होता है वो किसका परिणाम होता है, सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अर्थात समाज के टच में जब बच्चा आता है तो वह उन सारी चीजों को सीखता है। आइएगा हम लोग इस प्रश्न का आंसर है सार्वभौमिक व्याकरण की बात करते तो इस प्रश्न का आंसर साथियों नाम चौमास्की हो जाएगा। कैसे होगा अभी आपको क्लियर करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाम चौमास्की को थोड़ा पढ़ते हैं। देखिएगा अगर हम लोग नाम चौमास्की के बारे में बात करें, यह नाम चौमास्की साहब रूसी मूल के रहने वाले थे। किस मूल के रहने वाले थे, रूसी मूल के रहने वाले थे। इनका मूल कौन सा था साथियों, मूल रूसी था, लेकिन यह कैसे थे, अमेरिकी थे। मतलब मूल रूस मतलब जन्म हुआ होगा लेकिन रहते कहां थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अर्थात कह सकते हैं दार्शनिक थे। और इनके जन्म के बारे में बात करें साथियों 1928 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था साथियों, 1928 ईस्वी में जन्म हुआ था। और आप लोगों को सबसे एक अमेजिंग बात बता दें कि आप लोग अभी इसको सोचकर आपका मन एकदम क्या हो जाएगा, एकदम मन चंचल हो जाएगा। आपके मन में जरूर ऐसी भावना आएगी कि कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल मैं तुझसे मिल जाऊं, है ना। आपको बता दें कि अभी भी नाम चौमास्की साहब जिंदा है। नाम चौमास्की साहब जिंदा हैं और ये कहां रह रहे हैं इस समय। नाम चौमास्की साहब इस समय अमेरिका के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। गदगद हो गया होगा आपका हृदय कि आपने सोचा होगा एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट जिसको आज हम पढ़ रहे हैं और आज भी हम लोगों के समक्ष है। तो ऐसा सुनते ही आपके मन में विचार आता हुआ तो नाम चौमास्की साहब से मिलते हैं। इन्होंने ही भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया हुआ था किसी भी भाषा को सीखने में, किसी भी भाषा को सीखने के दो मार्ग होते हैं। इन्होंने बताया था किसी भी भाषा को सीखने के दो मार्ग होते हैं। साथ ही इससे पिछली वाली क्लास में हालांकि हम ये पढ़ा भी चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहे। भाषा को सीखने के दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग होता है अधिगम का और दूसरा मार्ग होता है साथियों किसका, दूसरा मार्ग होता है अर्जन का। एक लर्निंग होता है, एक होता है एक्विजिशन होता है। अब लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग एंड एक्विजिशन अर्थात तो दोनों में अंतर क्या है साथियों, फर्क दोनों में क्या है भाई, तो फर्क दोनों में क्या है इनको हम लोग समझ लेते हैं। आइएगा अधिगम, नाम चौमास्की साहब कहते हैं कि अधिगम के द्वारा सीखना, अगर आप किसी चीज को अधिगम के माध्यम से सीखते हैं तो उसके लिए आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी साथियों क्या, व्याकरण। और आपको बता दें व्याकरण सीखना साथियों क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए अधिगम
करना क्या है, अधिगम करना कठिन है। अर्जन की बात करें, इन्होंने बताया था बच्चे के अंदर किसी भी भाषा को सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इनका मानना था बच्चे के अंदर किसी भी भाषा को सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, वह अपने परिवेश में रहकर एक भाषा को सीख लेता है। अर्थात अर्जन इन्होंने बताया था इट इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एक्विजिशन, सॉरी, मतलब इन्होंने बताया था यह पहली भाषा होती है जिसको बच्चा अर्जित करता है, और वो कैसे, वो अपने एटमॉस्फेयर में रहकर अर्जित कर लेता है। यही साथियों उन्होंने बताया था लैंग्वेज एक्विजिशन। और इसके लिए उन्होंने बताया हुआ था बच्चे के अंदर, बच्चे के मस्तिष्क में एक लगी होती है डिवाइस, बच्चे के मस्तिष्क में एक लगी होती है डिवाइस। इसको साथियों क्या बताया था, एलईडी बोला था इन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अर्थात इन्होंने बताया हुआ था बच्चे के अंदर एक ऐसी डिवाइस फिट होती है। अभी मैं सोचना कि दिमाग से कोई डिवाइस को निकालने और डिवाइस को निकालने के बाद उसको देखेंगे अरे डिवाइस कैसे बनने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइस होती है ऐसी कि बच्चा क्या करता है, एक भाषा को अर्जित कर सकता है। बच्चे के अंदर भाषा को अर्जन करने की, भाषा को ग्रहण करने की एक स्किल डेवलप होती है। बच्चा जन्मजात प्रवृत्तियों के माध्यम से ही सारी भाषाओं को क्या करता है, जन्मजात प्रवृत्तियों के माध्यम से ही भाषा को क्या करता है, सीखता है और उन सब सारी चीजों को कर पाता है। इसके अलावा इन्होंने प्रस्तुत किया था अधिगम। अधिगम अर्थात कह सकते हैं स्वाभाविक व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले स्वाभाविक परिवर्तन को ही, व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले स्वाभाविक परिवर्तन को ही साथियों हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो यह चीज आपको क्लियर हुई होगी, अधिगम। और अधिगम को सीखने के लिए व्याकरण। अब आपको बता, देखो यहां पर इन्होंने एक शब्दावली का प्रयोग किया था जिसका नाम था सार्वभौमिक व्याकरण। आइए बात करते हैं सार्वभौमिक व्याकरण इन्होंने क्यों कहा था। इन्होंने एक शब्दावली का प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में जिसका नाम था सार्वभौमिक व्याकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको जरूर समझेंगे और मेरा साथ देने का प्रयास करेंगे, मेरे साथ को रिलेट होने का प्रयास करेंगे। साथियों हम वादा करते हैं आपसे कि आज के बाद चौमासी से बनने वाला प्रश्न आप कभी गलत नहीं करके आएंगे अगर थोड़ा सा भी शिद्दत से आपने समझ लिया। हो सकता है आपको क्लास, तो देखो हमने आपको बताया क्लास इंटरेस्टिंग तब लगती है जब आप खुद में इंटरेस्ट उत्पन्न करते हैं। जब तक खुद में नहीं है जोश और जुनून, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अर्थात अपने अंदर के जुनून को जागृत करिए, अपने अंदर झांक कर देखिए। हमने बताया था हार और जीत के फैसले का इंतजार ना कर, हार और जीत के फैसले का इंतजार ना कर, कुछ पल सुकून के स्वीकार ना कर, कुछ पल सुकून के स्वीकार ना कर। जब तक नशा है जुनून है कुछ कर गुजरो, जब तक नशा है जुनून है कुछ कर गुजरो, बेवजह इस कीमती वक्त को बेकार ना करो। साथियों इस वक्त को हमें क्योंकि पता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, अगर जो भी वक्त हाथ से फिसल गया साथियों वापस लौट कर नहीं आएगा। तो हमें अपने वक्त को, हमें अपनी समय को, हमें अपनी कीमत को पहचानना है साथियों। अगर हमने इस समय की कीमत को पहचान लिया, समय को साथियों समझ लिया, तो हम आपसे वादा करते हैं कि समय आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो समय की कदर करो और अच्छे से बढ़िए। सार्वभौमिक व्याकरण की बात करें, इन्होंने बताया था कि जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं हैं भाई सभी का व्याकरण एक जैसा होता है। जैसे आप हिंदी में संज्ञा पढ़ते हो, आप हिंदी में संज्ञा पढ़ते हो, जो संज्ञा हिंदी में होती है वही अंग्रेजी में आप नाउन पढ़ते हो, अंग्रेजी में आप क्या पढ़ते हो साथियों, नाउन पढ़ते हो। इन्होंने बताया था व्याकरण सबका एक जैसा होता है। अगर हम साथियों एक व्याकरण को समझ ले तो समस्त भाषाओं के व्याकरण को समझ जाते हैं। बिल्कुल थंबनेल दीजिएगा साथियों अगर आपको समझ आ रहा हो। तो हमने बताया था साथियों संज्ञा हो, नाउन हो, आप कुछ भी, मतलब व्याकरण किसी भी भाषा की जड़ होता है और सभी भाषाओं का व्याकरण क्या होता है, उसका संविधान होता है और सभी भाषाओं का व्याकरण एक जैसा होता है। इन्होंने बताया था अगर आपने हिंदी के व्याकरण को सीख लिया तो साथियों आपको अंग्रेजी के व्याकरण को सीखने में समस्या नहीं होगी। बस कंडीशन सिर्फ अंतर, डिफरेंस बिटवीन द बोथ, दोनों में जो अंतर होता है साथियों उस चीज को समझने का प्रयास करेगा। हमारे परिवेश में हम लोग रह रहे हैं ना साथियों, परिवेश में हिंदी बोली जाती है। अच्छा क्या बताइए, क्या आप हिंदी के व्याकरण को सीखने के लिए आप कहीं गए, बच्चे को डायरेक्ट व्याकरण सिखा दी जाए, हाँ भैया आपको नाउन प्रोनाउन सिखाते हैं, बच्चा आया और डायरेक्ट जैसे उसने जन्म लिया 1.5 से 2 साल में आया उसको क्या संधि आपको पढ़ाएगी, संधि नहीं पढ़ाएगी। क्या सर्वनाम आपको पढ़ाएगी, आपको सर्वनाम के बजाय विशेषण क्रिया कुछ पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा ना। आपको केवल और केवल ऐसा एटमॉस्फियर प्रदान किया गया और जिससे आपने क्या किया, हिंदी को बोलना साथियों शुरू कर दिया गया। हिंदी को बोलना शुरू कर दिया गया, आपने उस व्याकरण को समझा, आपने उसके व्याकरण को सीख लिया धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि वह आपके साथ भाषा अर्जन की प्रक्रिया को संचालित कर रहा है, अर्थात भाषा अर्जन हो रहा है। लेकिन इंग्लिश को सिखाने के लिए साथियों आपने देखा होगा क्या होता है भाई, सबसे पहले बच्चा है, अरे भाई अंग्रेजी बोलना कितना कठिन है, हाँ डायरेक्ट अंग्रेजी बोलना है तो आपको नाउन सीखना पड़ेगा, प्रोनाउन सीखना पड़ेगा, क्रिया वर्ब, आपको 2000 शब्दावली। अरे भाई इतनी सादी बुकायब कैसे तैयार हो पाएंगे। अब हमारे ऊपर क्या हो गया साथियों, प्रेशर आ गया, और किसी भी चीज का प्रेशर बहुत खतरनाक होता है। तो आपको डरना नहीं है,
बस कंडीशन सिर्फ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदी हमने इसलिए सीख ली थी क्योंकि उसका व्याकरण हमारे ऊपर नहीं थोपा गया, क्योंकि व्याकरण को सीखना थोड़ा कठिन होता है। डायरेक्ट हम परिवेश में आए, हमने एक दो लोगों को बोलते हुए देखा और धीरे धीरे हमने एक दो शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, एक शब्द का उच्चारण किया, दो शब्दों का उच्चारण किया, ऐसे चार पांच शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमने उन सभी सारी चीजों के बारे में सीख लिया। तो वहां पर क्या होता है, इसलिए अब इंग्लिश को सीखने के लिए अंग्रेजी बोलना सीखना है, अंग्रेजी बोलना सीखे मात्र 3 माह में और अंग्रेजी बोलने के लिए वहां कोचिंग में भेज दिया गया। अब वहां नाउन प्रोनाउन वर्ब पढ़ा रहे हैं आपको, नहीं आप 20 शब्द वाली आपको तैयार करनी है, 20 बुकेट पर डे तैयार करने, 20 तैयार करोगे एक दिन में 20 तैयार करोगे, एक महीने में 600 हो जाएंगे, पता चलेगा एक साल में साथियों बढ़ोगे तो 1200-7200 वर्ड हो जाएंगे और आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। अरे भाई बिल्कुल और बिल्कुल बेवकूफी की जड़ है। हम तब तक किसी भी चीज के व्याकरण को नहीं सीख सकते हैं जब तक हम रटने की स्थिति पर जोर देंगे। हमें चीजों को समझना है, हमें अपने परिवेश को, जब तक हमारा परिवेश वैसा नहीं होगा तब तक साथियों हम उस चीज को सीख। अभी आपको यहाँ से अमेरिका भेज दिया जाए, अमेरिका में इंग्लिश का परिवेश मिलेगा, आप अंग्रेजी सीख जाओगे साथियों। तो जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है, लर्निंग हमारी वैसी होती चली जाती है। इन्होंने बताया हुआ था कि हिंदी बोलना आसान है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उसको हिंदी सीख लेते हैं, अर्थात उसका अर्जन होता है। तो हम क्या करते हैं, सभी भाषाओं का व्याकरण एक जैसा होता है, इसी को साथियों क्या कहते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण। आपका प्रश्न था सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है, तो साथियों आपको समझ आ गया होगा। सार्वभौमिक व्याकरण की जो अवधारणा है किसके द्वारा दी गई थी, नाम चौमास्की को द्वारा की गई थी। और हमने बताया था यहां से अगर प्रश्न बने भाषा अर्जन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो भाषा अर्जन का सिद्धांत भी साथियों इन्हीं के द्वारा दिया गया था। यह चीज आप इस चीज को क्लियर करिएगा। हमने बताया था सॉरी नाम चौमास्की साहब कहते हैं कि बच्चा जब 1.5 से 2 साल का हो जाता है तो दो चार शब्दों के भाषण देने लगता है, मम्मा बोलने लगता है, मम्मा पापा है ना, नाना मामा मामा और मामी, पानी को पा बोलने लगता है, भोजन को मतलब जो उसे भूख लगती है तो उसे रोटी मांगने लगता है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों को बोलने लगता है। जब बच्चा 1-2 साल का हो जाता है तो कुछ शब्दों को बोलने लगता है, उस शब्द के रूप में भाषण देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ सब चीजें आप लोग ध्यान में अपने बचाकर रखिएगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न जो था नाम चौमास्की से संबंधित जो बातें थी, हमने बताया 1928 में जन्म, अभी तक भी जीवित है। तो यह सभी बातें आपको क्लियर हो गई, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आएगा आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, अगले को समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिएगा सभी लोग। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट साथियों, उसको समझिएगा, देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा गया है। लिखा है चौमास्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास, चौमास्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास चौमास्की ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य के पास क्या है, मनुष्य के पास ऐसे क्या है जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित करते और प्रयोग कर पाते हैं, प्रयोग कर पाते हैं। या पूछा गया किसके द्वारा, चौमास्की ने ऐसा किसका प्रयोग किया जिसके रहते बच्चे भाषा अर्जित कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया भाषा अर्जन उपकरण दिया, भाषा अर्जन उपकरण दिया। ठीक है, भाषा अर्जन उपकरण का प्रयोग किया, भाषा अर्जन उपकरण का प्रयोग किया। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन सार्वभौमिक उपकरण का प्रयोग किया, सार्वभौमिक उपकरण का प्रयोग किया, सार्वभौमिक उपकरण का प्रयोग किया। बोधगम्य निवेश का उपकरण यानी बोधगम्य निवेश उपकरण, बोधगम्य निवेश उपकरण का प्रयोग किया साथियों। ठीक है, ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन था और सी ऑप्शन था, और डी ऑप्शन साथियों है संप्रेषणात्मक दक्षता, संप्रेषणात्मक दक्षता इसका प्रयोग किया। जो इफिशियंसी है हमारी संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की, इसको किया। तो अभी हमने आपको बताया था चौमास्की ने प्रतिपादित किया मनुष्य के पास क्या होता है, भाषा को सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मनुष्य के पास भाषा को सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसी जन्मजात प्रवृत्ति के माध्यम से ही मनुष्य क्या करता है, भाषा को सीखता है। अर्थात नाम चौमास्की साहब का मानना था बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एलईडी, अर्थात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। इस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से ही बच्चा भाषा को अर्जन करता है, अर्थात भाषा अर्जन उपकरण होता है। तो इस प्रश्न का आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद इज द राइट आंसर।
क्लियर हो रहा होगा। हमने नाम चौमास्की से बताया था, नाम चौमास्की से साथियों कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वादा करते हैं साथियों हम कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे, आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लिखा हुआ है उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे। अगला प्रश्न क्या है साथियों, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहेंगे। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। या ऑप्शन दिए गए हैं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में, शिक्षण के लिए तैयारी, शिक्षण के लिए तैयारी को कहेंगे आप। सभी लोग देखते रहिएगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यादृच्छिक प्रक्रिया कहेंगे, यादृच्छिक प्रक्रिया, यादृच्छिक प्रक्रिया है यह। तीसरा ऑप्शन है साथियों व्यवस्थित प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रक्रिया है। और लास्ट ऑप्शन है साथियों प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु शिक्षण कार्यक्रम, प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु शिक्षण कार्यक्रम है, शिक्षण कार्यक्रम है साथियों। यहां हमसे पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल जो टीचिंग होती है साथियों, जो रिमेडियल टीचिंग होती है, रिमेडियल टीचिंग क्या है इसके बारे में हमसे पूछा गया है। उपचारात्मक शिक्षण तो हमने आपको बताया हुआ था, सबसे पहले आपको डायग्नोस्टिक हमने बताया हुआ था, दो शिक्षण होते हैं, एक होता है निदानात्मक शिक्षण साथियों जिसको हम लोग डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं, निदानात्मक शिक्षण होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग बोलते हैं। और दूसरे बाद क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण होता है जिसको हम लोग रिमेडियल टीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, रिमेडियल टीचिंग बोलते हैं, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं यह निदानात्मक शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण है क्या। तो कोई भी बच्चा उसके अंदर क्या समस्या है, जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि समस्या क्या है, अर्थात समस्या का मूल जड़ नहीं पता होगा, और जब तक आपको समस्या का मूल जड़ नहीं पता है साथियों आप समस्या को नहीं पकड़ पाओगे। सबसे पहले बताया जाता है साथियों उपचारात्मक शिक्षण करने से पहले हमें डायग्नोस्टिक टीचिंग करनी होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे क्या कहता है, डॉक्टर आपसे पूछता है भैया क्या समस्या है, यह समस्या क्यों है, कैसे है, तो इन सभी चीजों के कारण को जानने का प्रयास करता है। अर्थात बच्चा अपने लक्ष्य में असफल हो रहा है, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या रही होगी, उस समस्या की तह तक जाने का प्रयास करिए, इसी को बोलते हैं साथियों डायग्नोस्टिक टीचिंग। आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। अगला है रिमेडियल टीचिंग। क्या होती है, जब आपने उस कारण को जान लिया, अर्थात वहां समस्या है तो क्यों है, उस समस्या का निदान कैसे होगा, उसके बाद जो शिक्षण किया जाता है उसी को साथियों हम लोग बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अर्थात किसी समस्या के कारण को जानने के बाद उसके अनुरूप होने वाले शिक्षण को ही हम लोग उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइएगा हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है साथियों हमने बताया उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण के लिए तैयारी होती है, तो ऐसा भी नहीं शिक्षण के लिए तैयारी नहीं होती है। शिक्षण के लिए तैयारी भाई क्यों होगी। अगला यादृच्छिक प्रक्रिया, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है एक अचानक प्रक्रिया, यादृच्छिक का मतलब एकाएक आए और शुरू कर दिया उपचारात्मक शिक्षण होना शुरू किया। भाई यादृच्छिक प्रक्रिया कैसे है, क्या एकाएक आप आएंगे और शुरू कर देंगे, जैसे आप क्लास में गए एंट्री की आपने और उपचारात्मक शिक्षण, भाई उपचार करोगे किसका, उपचार तभी तो करोगे जब आपको समस्या के बारे में अवधान होगा। जब आपको नहीं पता है समस्या किसका करोगे उपचार, अर्थात साथियों में क्या करना होगा, समस्या को पता करना होगा, समस्या को पता करने के बाद ही हम उपचार कर सकते हैं। तो अर्थात यहां पर साथियों यादृच्छिक प्रक्रिया नहीं है, यहां धीरे धीरे अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद हम लोग उसके लिए पहले से व्यवस्था करते हैं, एक पहले से ही तैयारी होती है, उस तैयारी के बाद हमें उसके कारण को जो पता होता है तभी तो हम रिमेडियल टीचिंग देंगे साथियों। अर्थात रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, यादृच्छिक प्रक्रिया नहीं होती है, अर्थात बी ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं हो सकता। व्यवस्थित प्रक्रिया है, बिल्कुल साथियों व्यवस्थित प्रक्रिया व्यवस्थित होती है, मतलब एक सिस्टम में उस चीज के प्रोसेस को करते हैं, तो हाँ कुछ हद तक सही है। लेकिन लास्ट ऑप्शन देखिए बहुत ही मजबूत, प्राथमिक स्तर के अध्यापकों हेतु शिक्षण कार्यक्रम होता है। जो प्राइमरी स्तर के टीचर होते हैं, प्राइमरी स्तर के टीचर में हमने बताया था बच्चा कच्ची मिट्टी के भांति होता है, बच्चा कच्ची मिट्टी के भांति होता है और कच्ची मिट्टी के समान ही होता है। बच्चे को जैसा आप आकार दे देंगे, बच्चे को अब कच्ची मिट्टी है, उस मिट्टी को आप जैसा आकार दे देंगे, जिस बर्तन में डालना, गिलास में डालना चाहेंगे गिलास में बदल जाएगा, लोटे में डालना चाहेंगे लोटे में बदलना चाहेगा, घड़े में बदलना चाहेंगे घड़े में बदल जाएगा। अर्थात बच्चा कच्ची मिट्टी के समान होता है, और जब बच्चा कच्ची मिट्टी के समान होता है साथियों, तो उसको आप जैसा स्वरूप दे दीजिए बच्चा उसी स्वरूप में ढल जाएगा।
इसी को साथियों अब यहां पर जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर है तो टीचर भी उसकी समस्याओं को जानने वाला होना चाहिए। अर्थात जो उपचारात्मक शिक्षा होता है प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए, शिक्षकों हेतु जो शिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है कि आप बच्चे की समस्या को जानिए और बच्चे की समस्या को जानने के बाद उसका उपचार करिए। इसका आंसर हो जाए डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं आप सभी को उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। सभी लोग भाई वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से धमाकेदार तरीके से जबरदस्त इरादे के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना वीडियो को आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। तो कहते हैं ना गुरु की दक्षिणा जो है दे देनी चाहिए और गुरु जी की दक्षिणा जो होती है वह हमेशा जब आप उसको चुका देते हैं तो हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा साथियों क्या रहने वाली है। आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो के अंत में कमेंट जरूर किया करिए और कमेंट से हम देखेंगे कि आपको किस चीज की नीड है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत है। उन सभी जरूरतों के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष आपकी सभी की क्लास लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो सभी साथी एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके सोशल मीडिया ऐप है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जो भी ऐप आप चलाते हैं, जितने भी आपके ग्रुप है, हर जगह वीडियो को इतना जोरदार जबरदस्त तरीके से फैला दीजिए कि वीडियो 1 सेकंड तक रुकनी नहीं चाहिए। आज जो है मेरा लक्ष्य 200 व्यूज का हम देते हैं साथियों। अगर यह 200 व्यूज आपने पूरा करवा दिया तो हम समझ जाएंगे साथियों कि हाँ वास्तविकता आपने हमारी गुरुदक्षिणा हमें चुका दी। तो साथियों बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यह जो हमने एक लक्ष्य दिया, बहुत छोटा सा लक्ष्य दिया है, इस लक्ष्य को पूरा करना आपका परम दायित्व है। आइएगा हम लोग अगले प्रश्न की पर चर्चा करते हैं। सारे प्रश्नों को हमने शिक्षण के आधार पर लिया गया है साथियों, आप देखिएगा और समझिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हमने यहां पर संकलित किया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? बुनियादी चरण की अवधि क्या है? यह साथियों हमसे पूछा गया है कि बुनियादी चरण की अवधि क्या है। यह हमें ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है या 5 वर्ष है। यह हमसे साथियों पूछा गया है। जो नेप है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति 2020 है, नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो नई शिक्षा नीति 2020 में जो बुनियादी चरण है साथियों क्या है? सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं बुनियादी चरण के बारे में। अगर हम लोग साथियों बुनियादी चरण अर्थात बच्चे का जो प्रारंभिक स्तर होता है, बच्चे का जो प्राथमिक स्तर होता है, प्रारंभिक स्तर होता है, उस प्रारंभिक स्तर पर सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अपना क्या योगदान दिया, कितना समय निर्धारित किया। तो सबसे पहले हम लोग नेप 2020 पर बात करें तो इसके जो पाठ्यक्रम की अवधि है किस पर है? 5+3+3+4 यह अवधि है। और यह अवधि इस प्रकार से, बुनियादी चरण क्या होना चाहिए? बुनियादी चरण की अवधि साथियों कितनी है? बुनियादी चरण अर्थात जब सबसे प्राथमिक स्तर अवधि है वो 5 वर्ष है। इसमें बच्चा क्या सीखता है? एनसी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2। सबसे पहले एनसी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2। या अर्थात उनका मानना है कि जो बच्चा है 5 साल में उसकी जो नींव होगी वह मजबूत हो जाएगी। अर्थात बच्चे के जो बुनियादी चरण की उम्र दी गई है साथियों वह क्या रहने वाली? बच्चे के बुनियादी चरण की उम्र कितनी है? 5 वर्ष है। उसके बाद अगला जो है 3, यानी कि यह हो जाएगा, अच्छा 3, 4, 5 के लिए हो जाएगा साथियों, यहाँ 6, 7, 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9, 10, 11 और 12 हो जाएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो बुनियादी चरण है साथियों कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। नई शिक्षा नीति 2020 जो है किस सिद्धांत पर जोर देती है? तो 5, 3, 3, 4 पर जोर देती है। जो इसके बुनियादी चरण का समय टाइम पीरियड है साथियों वो कितना है? बुनियादी चरण का जो साथियों टाइम पीरियड है वो कितना है? 5 वर्ष रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, टिड्डियां शब्द में कौन सी संज्ञा है? टिड्डियां शब्द में कौन सी संज्ञा है? यह हमसे साथियों पूछा गया है, टिड्डियां शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सबसे पहले तो हम लोग आप बात करते हैं संज्ञा पर साथियों, बात करेंगे संज्ञा क्या रहने वाली है। संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा के बारे में अगर बात करें संज्ञा क्या है साथियों, सभी लोग को देखेगा, सभी को संज्ञा के बारे में पता है, ठीक है, किसी को संज्ञा की कोई भी समस्या नहीं होगी। संज्ञा के बारे में अगर हम बात करें तो संज्ञा क्या होती है? इसको हम लोग कहते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु
व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, इन सभी का नाम क्या है? इन सभी का नाम जो होता है साथियों, इन सभी का नाम ही क्या कहलाता है? इन सभी का नाम ही संज्ञा कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं साथियों? इसको हम लोग नाउन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। संज्ञा के बारे में साथियों आप लोग जानते होंगे सभी लोग। संज्ञा क्या होती है? तो हमने आपको बताया, संज्ञा जो होती है व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि का नाम संज्ञा। अर्थात इस जगत में जो कुछ भी है, इस जगत में जो कुछ भी है वो सब संज्ञा। जैसे ये मार्कर है हमारे पास, तो मार्कर क्या है? दैट इज नाउन। यह हमारे पास क्या है? बोलो भाई, ड्रॉपर है, दैट इज नाउन। यह हमारे पास क्या है? पंखा है, दैट इज नाउन। अर्थात यह समस्त चीजें साथियों क्या है? हमने जो भी चीजें, जिन चीजों का अपना एक, जिन चीजों का अपना एक नाम है, वो सभी की सभी चीजें संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। जैसे हमने कह दिया, मान लो दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक शहर का नाम है। हमने कह दिया द हिंदुस्तान टाइम्स क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है, संज्ञा है। कोई घटना कह दी हमने, चौरी चौरा हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना, काकोरी ट्रेन डकैती, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? नाउन है साथियों। अर्थात इस प्रकृति में पाए जाने वाला अखिल ब्रह्मांड में अगर कुछ भी पाया जाता है वो सभी का सभी नाउन है। अगर हम लोग इसको प्रकृति के आधार पर देखें, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, देखिएगा साथियों। वैसे तो आपसे अगर पूछा जाए साथियों संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा साथियों कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। लेकिन प्रकृति के आधार पर हम केवल एक आधार आपको बताएंगे साथियों। प्रकृति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो साथियों याद रखिएगा, प्रकृति के आधार पर संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक कौन कौन सी होती है? एक होती है वस्तु और दूसरी होती है धर्म। वस्तु और धर्म। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? वस्तुओं के आधार पर संज्ञा 4 प्रकार की होती है और धर्म के आधार पर संज्ञा 1 होती है। टोटल आप जोड़ लीजिए, 4 और 1 टोटल कितना हुआ? संज्ञा के 5 भाग हो गए साथियों। तो आपको संज्ञा के 5 भाग जो है क्लियर रखने हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। वस्तु के अंतर्गत साथियों क्या हो जाएगा? सबसे पहली संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी जो होती है साथियों जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरी जो साथियों होती है इसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं साथियों? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। चौथी जो साथियों होती है द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। चौथी साथियों कौन सी होती है? चौथी साथियों जो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। चौथी कौन सी संज्ञा होती है साथियों? चौथी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो और धर्म में बात करें, धर्म में संज्ञा कितने कौन सी होती है? तो धर्म में संज्ञा साथियों कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। धर्म में साथियों कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। अब हम बारी बारी से इन संज्ञाओं पर चर्चा कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिसको आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकें? महसूस कर सकें, महसूस कर सकें, जो दिखाई नहीं देती है, जो दिखाई ना दे, वो क्या है? भाववाचक। जैसे हमने आपसे बोला प्यार। भाई बताओ, प्यार जो है या स्नेह जो है आपको दिखता है? कोई पूछे प्रेम का रंग कैसा होता है? हाँ, प्रेम का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है या पीले रंग का होता है, काले रंग का होता है? प्रेम का कोई रंग नहीं। आप प्रेम को साथियों क्या करते हो? महसूस करते हो। जैसे हमने बोला उन्नति, बताओ उन्नति का रंग कैसा होता है? अब ये मत कहना सर उन्नति जो हमारे पड़ोस में रहती है वो सर सांवले रंग की है। हमें उन्नति पड़ोस में रहने वाले से मतलब उन्नति जो आपकी प्रगति है। आप कहोगे प्रगति भी रहती है सर, ठीक है, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास करिए, अच्छे सर की भावनाओं को समझिएगा। प्रोग्रेस जो है या क्या है, इसको हम महसूस करते हैं कि हमारी दिनों दिन प्रोग्रेस हो रही है। इसी को साथियों क्या कहते हैं? धर्म अर्थात भाववाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा क्रोध। अब क्रोध का रंग कैसा होता है? अब आप लोग ये मत कहना सर क्रोध में चेहरा लाल लाल हो जाता है, वो चेहरे का रंग होता है साथियों। क्रोध का कोई रंग नहीं होता। क्रोध को साथियों सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हो? क्रोध को सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हो, अर्थात क्रोध भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो साथियों अगर व्यक्तिवाचक में बात करें तो जितने भी व्यक्तियों के नाम है, स्थानों के नाम है, आपके ग्रंथों के नाम है, दिन महीने, हिंदी महीने, अंग्रेजी महीने, इन सभी के नाम है। पेपर के नाम है, चौराहे के नाम है, मोड़ के नाम है साथियों, पर्वत, सागर, महासागर, दर्रा, जितने भी नाम हैं यह सभी के सभी अगर इस जगत में किसी का कोई नाम है, इस जगत में अगर साथियों किसी ने कोई नाम रख लिया तो वो नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जाति जो जाति को रिप्रेजेंट करे साथियों, जो उस जाति को रिप्रेजेंट करे। जैसे जितने भी पक्षियों के नाम है, किसके नाम है? कीड़े मकोड़ों के नाम है। जितने भी किसके नाम है? जो इंसेक्ट्स हैं हमारे, कीड़े मकोड़े हैं, उनके नाम है। सगे संबंधियों के नाम है साथियों, सगे संबंधियों के नाम है। इसके अलावा साथियों अगर हम लोग बात करें पदों के नाम है। इसके अलावा बात करें जातियों के नाम है, जो हमारी व्यवसायिक जातियां होती है साथी, व्यवसायिक जातियों का नाम है। तो यह सभी के सभी साथियों जो व्यवसायिक जातियां होती है टोटल जो हमारी रहने वाली हैं, यह कौन सी रहने वाली? तो यह सभी जातिवाचक रहने वाली हैं। आपको आपके प्रश्न का आंसर आपके समझ मिल गया होगा। जो टिड्डी शब्द है साथियों, जो टिड्डी शब्द है, टिड्डी क्या है? इंसेक्ट के अंतर्गत आता है। टिड्डी किसके अंतर्गत आता है? इंसेक्ट के अंतर्गत आता है, अर्थात कीड़े मकोड़े के अंतर्गत आता है। तो अर्थात टिड्डिया शब्द किसके अंतर्गत हो जाएगा साथियों? जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो है, जहां पर समूह का बोध हो जाए, जैसे कक्षा,
कक्षा में साथियों क्या होता है, कक्षा में रहते हैं कौन, कक्षा में मेल और फीमेल अर्थात स्टूडेंट मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिलते हैं, समूह हो गया। जैसे हमने कहा सेना, सेना में होते हैं कौन, मेल और फीमेल सब हो गए। जैसे हमने कहा कारवां, कारवां में होता है कौन, मेल एंड फीमेल सब हो गए। जो समूह को रिप्रेजेंट करे साथियों, समूहवाचक। द्रव्यवाचक लास्ट साथियों देख लीजिएगा, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी होती है जिसको गिने नहीं सकते हो, जिसको तौला जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको साथियों द्रव्यवाचक। जैसे हमने कहा दूध, दूध जो हमारे मेटल सॉरी जो हमारे खाद्य के पदार्थ होते हैं, द्रव्य है, दूध है। अब भाई दूध को गिन सकते हो पानी, पानी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना साथियों। तो यह सभी के सभी साथियों क्या रहने वाले हैं, सभी के साथियों द्रव्यवाचक रहने वाले हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह क्लियर हो गया होगा कि टिड्डी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो टिड्डी शब्द में साथियों कौन सी संज्ञा हो जाएगी, टिड्डी शब्द में साथियों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह जो वीडियो रहा, यह जो श्रृंखला रही, अभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो छूट गए, काफी समय हो चुका है, तो इतनी लंबी क्लास जो है अभी नहीं अब आप सब लोगों को समझ, लेकिन फिर भी पूरा हमारा हमने प्रयास किया कि आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाए। और मेरा पूरा प्रयास, मेरे संस्थान का पूरा प्रयास हमेशा आपके लिए बेहतर करने का रहेगा। तो आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भाई साथियों लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के पास में इंगित बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मिलने वाले समस्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। आप लोग तब तक अपना रिवीजन कार्य करते रहिए, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने नहीं चाहिए, अपने मॉरल को मजबूत करते रहिए। साथियों आपसे बेहतर तैयारी किसी की नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो इसलिए डरना नहीं है, हमें करते रहना है, हमें अपने कार्य को करते रहना है, दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहना है। अगर आप दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहोगे साथियों तो आपका लक्ष्य आपके हाथ में होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी लिए मिलेंगे कल के सेशन में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।